हेलो गाइस, आज हम कुछ सीएसएस के टिप्स और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे जो आप अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले प्रॉब्लम समझिएगा कि वो प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपने कोई डिव बनाई और डिव को आपने क्या किया, पोजीशन फिक्स दिया। पोजीशन फिक्स क्या करता है, पोजीशन फिक्स में मार्जिन ऑटो काम नहीं करता कि मैंने पोजीशन फिक्स दिया और मार्जिन ऑटो करके मैं पूरी बॉडी के सेंटर में आ जाऊं। इसके लिए हम क्या लॉजिक लगाएं कि मैं पोजीशन फिक्स वाली डिव को, जिसको भी हमने पोजीशन फिक्स दिया है, वो पोजीशन फिक्स वाली डिव बॉडी के एक्यूरेट सेंटर में दिखे, लेफ्ट और राइट से भी सेंटर दिखे और टॉप और बॉटम से भी सेंटर दिखे। इसके लिए जो टिप्स लगेगी वो हम अभी क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। मैंने एक डिव बनाया, ये कहां पे काम आता है, जब भी आप कोई लॉगिन का फॉर्म बनाते हैं तो लॉगिन का फॉर्म कैसे होता है, जैसे हम क्लिक करते हैं किसी बटन पे, लॉगिन का पॉपअप आपके सामने खुलता है। लॉगिन का फॉर्म आपके सामने खुलता है एक मॉडल में, एक पॉपअप में। वो पॉपअप लेफ्ट और राइट से भी सेंटर रहता है, टॉप और बॉटम से भी सेंटर रहता है। वो लॉजिक आप कैसे लगाएंगे, उसके लिए आप सीएसएस का क्या क्या लॉजिक लगाएंगे, ये सारे प्रोसेस को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझिए कि मैंने एक डिव बनाया, डिव में क्या किया, पोजीशन फिक्स दे दी और मैंने विड्थ दे दी 300 पिक्सल और हाइट दे दी 300 पिक्सल। डिव के अंदर एक क्लास बना के विड्थ, हाइट और ये सारी चीजें दे दी और पोजीशन हमने फिक्स यूज कर लिया। पोजीशन फिक्स क्या करता है, व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग कॉर्नर पे जाके चिपक जाता है। कॉर्नर्स पे चिपकने का मतलब है जो मेरी बॉडी होगी, बॉडी के लेफ्ट में चिपक जाएगा। आप उसको बोलेंगे लेफ्ट से 0 तो बॉडी के लेफ्ट में चला जाएगा, आप उसको बोलेंगे टॉप से 0 तो वो बॉडी के टॉप में चला जाएगा। तो जो हमने डिव बनाई है, उस डिव में हमने एक क्लास बना दिया और पोजीशन फिक्स दे दी। अब वो जो डिव है उसका बैकग्राउंड भी वाइट दे दिया। वो जो डिव है, वो डिव प्रॉपर बॉडी के सेंटर में कैसे आएगी, लेफ्ट और राइट से भी और टॉप और बॉटम से भी। इसके लिए आपको जो टिप्स यूज करनी है, उसका पहला लॉजिक ये है कि आप उस डिव के अंदर देंगे लेफ्ट से 50%। जैसे ही आप उसके अंदर लेफ्ट से 50% देंगे तो वो जो डिव यहां होगी, वो बॉडी के लेफ्ट से 50% यहां आ जाएगी, मगर वो एक्यूरेट सेंटर में नहीं आएगी, क्योंकि बॉडी हमारी मान लीजिए 1000 पिक्सल है और आपने उसको लेफ्ट से 50% बोला, तो वो 500 पिक्सल खिसक के यहां दिखने लग जाएगी। मगर वो प्रॉपर सेंटर नहीं है ना। अगर प्रॉपर सेंटर देखा जाए तो प्रॉपर सेंटर 1000 का प्रॉपर सेंटर 500 खिसकाना नहीं हुआ, 50% नहीं हुआ। तो ये जो प्रॉपर सेंटर में आने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी डिव 50% खिसक के यहां तो आ गई, मगर वो पूरी स्क्रीन के सेंटर में नहीं आई। इसके लिए आपको एक और प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी उसी डिव के अंदर, जिसके अंदर आपने क्लास यूज किया है, कि आपको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट यूज करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मेरी डिव यहां से यहां आ चुकी है, मुझे यहां चाहिए। एक्चुअल में मेरी पोजीशन ये सेंटर है, वो 50% खिसक के अपने एरिया को यहां पे लेके आ गया। उसको प्रॉपर बोलना पड़ेगा कि आप ज्यादा आगे चले गए हो, आपको थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। तो पीछे आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने इसके अंदर लेफ्ट से 50% दिया वो तो ठीक है, आपको इसके अंदर ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स काम करता है विड्थ की साइड में। एक्स में -50% देके आप बोलोगे कि जो आपकी डिव का एरिया है उसका 50% थोड़ा सा आप अंदर की साइड चले जाओ। तो होगा क्या कि अब आपकी डिव प्रॉपर सेंटर में आएगी। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज करनी है वो पोजीशन फिक्स, विड्थ 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट से 50% और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स -50% करेंगे तो विड्थ के एक्यूरेट सेंटर में आपको दिखेगा, लेफ्ट और राइट से। यही लॉजिक आप टॉप से भी लगा सकते हैं कि टॉप से आपने 50% दिया और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट यूज किया। अब ट्रांसलेट यहां पे वाई एक्सिस पे करना है, वाई -50% करेंगे तो वो एक्यूरेट बॉडी के सेंटर में आपको दिखने लग जाएगा। तो पहला टिप्स हमने ये देखा कि किसी भी डिव को जिसमें पोजीशन फिक्स दी हो, उसको प्रॉपर किसी बॉडी के सेंटर में कैसे लाएंगे, मतलब प्रॉपर बॉडी के सेंटर में कैसे लाएंगे, लेफ्ट और राइट से भी और टॉप और बॉटम से भी। उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टी दी ये मैंने बता दिया आप लोगों को। इस लॉजिक से पोजीशन फिक्स वाली चीज को आप प्रॉपर सेंटर में ला सकते हैं, जिससे आपके मन में कभी भी डाउट ना हो कि पोजीशन की दी हुई चीज सेंटर में कैसे आती है। ये लॉजिक आप एब्सोल्यूट पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज, जो पोजीशन फिक्स और एब्सोल्यूट होता है, वो अपने रिस्पेक्ट, एक्चुअली होता क्या है, वो अपनी जगह को छोड़ के बॉडी के रिस्पेक्ट में चले जाता है। एब्सोल्यूट अपने पेरेंट के रिस्पेक्ट में काम करता है, मगर जो पोजीशन फिक्स है वो प्योर है कि व्यू पोर्ट के रिस्पेक्ट में काम करता है। ये किसी भी डिव के अंडर काम नहीं करता। तो इसको बताना है कि जो पोर्ट खुला हुआ है उसका आप 50% खिसको, फिर आप माइनस हो जाओ 50% अपने एरिया का, तो आप प्रॉपर सेंटर में आ जाओगे। इस लॉजिक से आप इसको सेंटर में ला सकते हैं। अब दूसरा टिप्स क्या है, देखिए दूसरी टिप्स ये है
कि हम जब मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं जो हमारा बीच का पार्ट होता है, जैसे बूटस्ट्रैप कंटेनर बोलता है। ऐसे ही मैं आपसे कहता हूं कि आप अगर कोई मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हैं तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में एक आप 100% वाला पार्ट बना रहे हैं। 100% वाला पार्ट मतलब फुल विड्थ वाला पार्ट। एक बना रहे हैं आप मिडिल वाला पार्ट जो आपका फिक्स विड्थ वाला पार्ट है। मिडिल वाले पार्ट में बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, विड्थ नाम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जैसे मुझे मिडिल वाले पार्ट को बनाना है 1170 पिक्सल में, तो मैंने क्या किया, विड्थ दिया, विड्थ 1170 और मार्जिन ऑटो वो सेंटर में आ जाएगा। मगर वो विड्थ प्रॉपर्टी फिर मोबाइल के डिवाइस में क्या होती है, रिस्पॉन्सिव नहीं हो पाती। क्यों नहीं रिस्पॉन्सिव हो पाती? रीजन ये है कि मोबाइल के डिवाइस में जो विड्थ 1170 है वो मोबाइल में भी 1170 रहता है। इस प्रॉपर्टी को आसान करने के लिए आप यहां पे मैक्स विड्थ का लॉजिक यूज करेंगे। मैक्स विड्थ क्या बोलता है कि विड्थ तो क्लियर है कि विड्थ मोबाइल में भी सेम, डेस्कटॉप में भी सेम, फिर आपको मीडिया क्वेरी लगा के उसको रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा। मैक्स विड्थ का क्या लॉजिक है? मैक्स विड्थ आप दीजिए 1170, मतलब मैक्सिमम मैं 1170 रहूंगा, मगर मैं मोबाइल के डिवाइस में जाऊंगा तो मैं ऑटोमेटिक अपने आप को क्या कर दूंगा, 100% कर दूंगा। तो जब भी आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएं तो आप मिडिल वाले सेक्शन को मैक्स विड्थ देके काम करें। मैक्स विड्थ और मार्जिन ऑटो, मैक्स विड्थ ऑटोमेटिक मोबाइल के डिवाइस में जाके क्या हो जाती है, रिस्पॉन्सिव हो जाती है। यहां पे आपको लॉजिक लगाना नहीं पड़ता। तो दूसरा हमने जो टिप सीखा वो ये सीखा कि विड्थ और मैक्स विड्थ में क्या अंतर होता है। मैक्स विड्थ डिवाइस के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव। हम डेस्कटॉप के लिए जरूर बताते हैं कि मैक्स विड्थ उसकी 1170 है, मगर मोबाइल की डिवाइस में जाके वो ऑटोमेटिक डिवाइस के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, रिस्पॉन्सिव हो जाती है। तो आप इस लॉजिक से भी क्या कर सकते हैं, इस टिप्स को यूज करके मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए बेनिफिट्स यूज कर सकते हैं। अब आते तीसरी टिप्स क्या है, देखिए। और तीसरी टिप्स ये है कि मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक बॉक्स बनाया। इस बॉक्स के अंदर क्या है, एक तरफ हेडिंग है और एक तरफ आपका पैराग्राफ। अब हेडिंग तो अपने को ऐसी दिखेगी, पैराग्राफ भी ऐसे ही दिखेगा। मैं चाहता हूं कि मेरा पैराग्राफ तो ठीक है, चलिए ऐसे आ रहा है, मैं हेडिंग को रोटेट करके इसके सामने ऐसे खड़ा कर दूं। हेडिंग अपनी रोटेट दिखे और पैराग्राफ अपना राइट साइड में दिखे। इसके लिए क्या होता था, हमें इसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। हम क्या करते थे, डिव को ही रोटेट कर देते थे। अब रोटेट करने में डिव रोटेट तो हो जाएगी मगर अपना एरिया खाली नहीं करती। इस प्रॉपर्टी को आसान करने के लिए एक प्रॉपर्टी आ चुकी है, उसको मैं अभी बताऊंगा। देखिए उसके लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूं। एक डिव बनानी है और डिव के अंदर आप दो चीज रख लीजिए। आप H1 टैग में जो भी आपको हेडिंग देनी है वो रख लीजिए, एक पैराग्राफ रख लीजिए। मतलब डिव के कितने पार्ट करने वाले हैं, 2 पार्ट करने वाले हैं, ठीक है। डिव को कुछ विड्थ दे दीजिए। जैसे डिव को आपने विड्थ दे दी 300 पिक्सल, तो 300 पिक्सल का हमारी डिव हो गई। 300 पिक्सल में हमने क्या किया, एक पैराग्राफ ले ली और एक हेडिंग ले ली। डिफॉल्ट में कैसा आएगा, हेडिंग ऊपर आएगी, पैराग्राफ नीचे आएगा, क्योंकि पहले मैंने हेडिंग ली और पैराग्राफ नीचे लिया है। अब मैंने वो जो डिव बनाई है उस डिव को मैंने दे दिया डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही मैंने डिव को क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, तो दोनों आपके क्या होंगे, बॉक्स में दिखने लग जाएंगे। मतलब दोनों 2 आइटम में डिवाइड हो जाएंगे, एक तरफ हेडिंग और एक तरफ आपका कंटेंट। मगर हेडिंग अभी ऐसी ही रहेगी क्योंकि हेडिंग का एरिया तो यही है, अब पैराग्राफ भी ऐसे ही रहेगा। हेडिंग को अपने को रोटेट करके क्या करना है, इसको सीधा खड़ा करना है कि हमारी हेडिंग एकदम सीधी खड़ी हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए बहुत सिंपल सा है। जो हमने हेडिंग लिया है, हेडिंग के लिए हमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है हेडिंग के अंदर। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी टेक्स्ट के ऊपर ही अप्लाई होगी। आपको हेडिंग जो लिखी हुई आ रही है वो ऐसे आ रही है लिखी हुई, देखिए लेफ्ट टू राइट ऐसे लिखी हुई आती है। आप कोई भी कंटेंट लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट ही लिखा हुआ आता है, पैराग्राफ भी लेफ्ट टू राइट आ रहा है। अपने को वर्टिकली उसको लेफ्ट टू राइट लिखवाना है, मतलब वर्टिकल हो जाए, वो सीधा खड़ा हो जाए और सीधा खड़ा होकर लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ आ जाए। तो आपको हेडिंग के अंदर एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, राइटिंग मोड कॉलन वर्टिकल डैश LR। तो अब जैसे ही आप ये लिखेंगे, आपका जो हेडिंग वाला पार्ट होगा वो हेडिंग वाला पार्ट वर्टिकली लिखना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वर्टिकली का मतलब एक सीधी प्रोसेस में खड़ा हो जाएगा। अपनी हेडिंग ऐसी थी जैसे वेलकम टू WS क्यूबटेक ऐसा आ रहा है। अब वेलकम टू WS क्यूबटेक कुछ इस टाइप से आपको लिखा हुआ नजर आएगा और उसके राइट साइड में कंटेंट आएगा। इससे हम डिजाइन को थोड़ा सा और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। तो राइटिंग मोड आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने टेक्स्ट की राइटिंग को लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल लिख रहे हैं कि टेक्स्ट की राइटिंग को आप वर्टिकली लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से लॉजिक से लगाना चाहते हो। और ये आजकल डिजाइन में बहुत सारे जगह मिलता है, हम इस लॉजिक्स को बहुत सारी जगह पे देखते हैं, जिससे हम अपने डिजाइन को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। अब आता है, देखिए अब एक और टिप्स लेके आता हूं। मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, एक डिव ले रहे हैं। एक डिव मान लीजिए हमने लिया 1170 का एक डिव लिया, उसके अंदर मैंने 8 बॉक्सेस ले लिए। ये 8 क्या है, बॉक्सेस हैं। 4 बॉक्सेस ऊपर आ रहे हैं, 4 नीचे आ रहे हैं।
बॉक्सेस आपस में चिपके हुए हैं, बॉक्सेस सबका कलर सेम है, मतलब मान लीजिए सबका कलर क्या है, रेड है, और रेड बॉक्सेस आपस में चिपके हुए हैं। मुझे हर बॉक्सेस के बीच में गैप देना है, हर बॉक्सेस के बीच में क्या करना है, गैप देना है। तो हमारा लॉजिक क्या होता था, मैं आपको बताता हूं। हम क्या करते थे, बॉक्स को दे देते थे डिस्प्ले फ्लेक्स, जो मेन बॉक्स है उसको डिस्प्ले फ्लेक्स, जो अंदर वाले ब्लॉक्स है वो ऑटोमेटिक लाइन में आने स्टार्ट हो जाते थे, और मेन बॉक्स को हम एक और प्रॉपर्टी दे देते, फ्लेक्स रैप रैप दे देते थे। उससे क्या होता था, 4 बॉक्सेस के बाद आपका प्रोसेस नीचे की साइड आके टूट जाता था, 4 एक लाइन में, फिर 4 दूसरी लाइन में आ जाते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि उनके बीच में गैप के लिए हम क्या करते थे, मार्जिन यूज करते थे। मान लीजिए जो आइटम्स है ना वो बॉक्सेस के, उसमें हम मार्जिन लगा के गैप दे सकते हैं। उसके लिए थोड़ा और आसान तरीका आ गया है। आप बनाएंगे बड़ी वाली डिप बनाएंगे, ठीक है, कोई नहीं, बड़ा वाला बॉक्स बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े वाले बॉक्स के अंदर आप छोटे छोटे 8 बॉक्सेस बनाएंगे, ठीक है। रैप का यूज करके उसको 4 बॉक्सेस के बाद तोड़ के नीचे लाएंगे, वो भी ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स भी दे देंगे पेरेंट में, वो भी ठीक है। अब आपको उसी के अंदर यूज करना है एक गैप नाम की प्रॉपर्टी। गैप नाम की प्रॉपर्टी क्या करती है, बॉक्सेस के बीच में गैप प्रोवाइड करती है। जैसे ये 4 बॉक्सेस हैं, पहला बॉक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों बॉक्सेस के बीच में गैप देना है। तो गैप नाम की प्रॉपर्टी यूज करके, जैसे मैंने गैप लिखा 20 पिक्सल, तो पहले बॉक्स और दूसरे बॉक्स के बीच में 20 पिक्सल का गैप, दूसरा बॉक्स और तीसरे बॉक्स के बीच में 20 पिक्सल, और तीसरा और चौथे बॉक्स के बीच में 20 पिक्सल। ये तो ऊपर वाली रो के बॉक्स बता रहा हूं। अब नीचे भी तो 4 बॉक्सेस आएंगे, उन चारों बॉक्सेस के टॉप और बॉटम से भी गैप रहेगा, लेफ्ट और राइट से भी गैप, नहीं लेफ्ट और राइट नहीं, बॉक्स बीच में गैप देता है, 2 बॉक्सेस के बीच में क्या करता है, गैप देता है। तो आप गैप नाम की प्रॉपर्टी को यूज करके बॉक्सेस के बीच में गैप प्रोवाइड कर सकते हैं एक साथ में। एक बार आपने गैप लिखा, हर बॉक्सेस में जाके गैप क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो हमने ये भी टिप्स देखी कि एक साथ में, अगर मगर इसके लिए ये ध्यान रखिएगा कि आपके पेरेंट डिव में डिस्प्ले फ्लेक्स लगा होना चाहिए या डिस्प्ले ग्रिड लगा होना चाहिए, तब आप जाके गैप नाम की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने फ्लोर से बनाया और यूज कर लूंगा, नहीं। फ्लोर से बनाई हुई चीज पे आप इस लॉजिक्स को नहीं लगा सकते। फ्लोट पे बनाई हुई चीज ये लॉजिक पे नहीं बनेगी, ये केवल आपके फ्लेक्स और ग्रिड के लॉजिक पे ये प्रोसेस काम करने वाला है। तो हमने चौथी टिप्स भी देखी कि एक गैप नाम की प्रॉपर्टी आ गई है, एक राइटिंग मोड आ गया, वर्टिकल एलआर, मैक्स विड्थ आ गया आपका, ये हमने लॉजिक्स को देखा। और एक आ गया कि पोजीशन फिक्स देते हैं तो लेफ्ट से 50%, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x माइनस 50%, वो सेंटर में आ जाता है, मगर उसके लिए उस डिव में पोजीशन फिक्स होना चाहिए। अब एक और टिप्स बताता हूं, देखिए, अगर किसी डिव को, जैसे मैंने बोला कि अगर आपको किसी डिव को जूम करना है, जूम करने का मतलब मैंने कर्सर किया, वो डिव बीच में से बड़ी होने लग जाए, तो आप क्या करते हैं, आप एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्म कॉलन स्केल। ट्रांसफॉर्म कॉलन स्केल क्या करता है, स्केल आपको जूम इन और जूम आउट करने का ऑप्शन देता है, मगर एक और ऑप्शन प्रोवाइड करता है। वो ऑप्शन के बारे में हम देखेंगे कि स्केल के पास ऐसा क्या एक और ऑप्शन आ गया। अब देखिए होता क्या है कि स्केल में आप वैल्यू फिल करते हैं 1 उसका डिफॉल्ट स्केल होता है। 1 का मतलब जैसे ही डिव है वैसा ही दिखेगा, उस पर कोई लॉजिक नहीं होगा। अगर आप 1 से ऊपर वैल्यू देते हैं तो वो क्या करता है, उसको बड़ा करता है, मतलब बहुत बड़ा कर देगा। अगर आप 2 करेंगे तो डबल कर देगा, और 3 करेंगे तो 3x कर देगा। और अगर आप 1 से कम वैल्यू देते हैं तो स्केल उसको क्या कर देता है, घटा भी देता है। तो मतलब स्केल घटा भी देता है। मगर स्केल के बीच में हम यहां पे पढ़ने वाले हैं -1 क्या करेगा। आपने लिखा ट्रांसफॉर्म कॉलन स्केल और राउंड ब्रैकेट में -1, देखिए वो क्या करने वाला, स्केल -1 बहुत काम की चीज है, मैं आपको बताता हूं। आपकी एक डिव बनी हुई है, उस डिव के अंदर एक इमेज लगी हुई है, वो क्या करेगा, आपके डिव के अंदर के कंटेंट को रिवर्स कर देगा। आपकी डिव जो है, डिव तो ठीक है वो ही रहेगी, मगर डिव के अंदर का कंटेंट क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। कंटेंट पलटने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक तरफ आपका हेडिंग है, एक तरफ आपका पैराग्राफ है, तो हेडिंग इधर चली जाएगी और पैराग्राफ इधर चला जाएगा, मगर वो भी पलटे हुए मोड में दिखेगा। ऐसा दिखेगा कि जैसे आपने कंटेंट को उल्टा करके लिख रखा है। तो आपकी इमेज या आपका कंटेंट रिवर्स होने लग जाएगा। किसके थ्रू होने लग जाएगा, ट्रांसफॉर्म कॉलन स्केल के बीच में -1 लिखेंगे तो आपका पूरा प्रॉपर डिव के अंदर का कंटेंट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये काम की चीज क्यों है, क्योंकि जब हम एनिमेशन बनाते हैं, उस एनिमेशन के केस में काम आता है। हम एनिमेशन बनाते हैं, मान लीजिए एनिमेशन में क्या है, एक एनिमेशन मान लीजिए कि एक मारियो का आपने एक सिंबल देखा होगा, वो मारियो का सिंबल ऐसे चलता रहता है, यूं चलता रहता है। अब मुझे क्या करना है, वो सिंबल ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, मैंने वो एनिमेशन बना रखा है, एनिमेशन के थ्रू, की फ्रेम के थ्रू उसको बना रखा है। वो गया, वो जाने के बाद अपने आप को थोड़ा सा मोड़ के वापस से ऐसे आ जाए, मतलब अपनी जो अपना है, अपना एरिया मुड़ के वापस से ऐसे आ जाए। तो ये लॉजिक हम कैसे लगाएंगे, होता क्या है, हम
वापिस तो ला सकते हैं वापिस, मगर मुझे ऐसा नहीं लाना कि वो लगे कि पीछे मुड़ता हुआ आ रहा है। मुझे ऐसा लाना कि वो अपने आप को मोड़ के फिर वापस आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को राइट टू लेफ्ट स्टार्ट कर रहा है। जैसे मैं लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करूंगा तो वो लेफ्ट टू राइट ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, पहुंच गया अपने पोजीशन पे जहां पहुंचना था। अब मैं उसको कह रहा हूं कि आप पलट के वापस से उसी जगह पे आ जाओ जहां पे आप थे। तो वो जो पलटने का काम है वो कौन करने वाला है? वो करने वाला है स्केल -1। स्केल -1 अपनी जगह से क्या कर देता है, उसको पलट के वापस लाने का काम तो हम एनिमेशन से कर रहे हैं। तो आप ये समझ जाइए कि स्केल -1 अंदर के कंटेंट को रोटेट कर देगा। तो ये क्लियर हो गया। हमने आज कुछ टिप्स देखे कि किसी डिप को सेंटर कैसे लाते हैं। ये सारे पार्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए क्योंकि ये बहुत यूजफुल पार्ट्स हैं। इसको यूज करके आप अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐसे और भी टिप्स चाहिए, मतलब मैं बहुत सारे टिप्स लाने वाला हूं, और भी टिप्स चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम टिप्स पे ही चीजों को क्या करेंगे, बनाएंगे, जिससे आपको क्लिक रहे कि यार ये काम किया तो ये डायरेक्ट मिल गया, ये काम किया तो ये डायरेक्ट मिल गया, जिससे आपको उसी लॉजिक्स पे जाना पड़े जो आप चाहते हैं और चीजों को आप क्लियर कर पाए। तो अभी के पार्ट में इतना ही था। आप प्रैक्टिस करिएगा और चीजों को क्लियर करिएगा, और पार्ट्स आपको मिलते हैं और आपके सामने चीजें आएंगी जिससे आप और अच्छे HTML और CSS का यूज करके प्रोजेक्ट्स को बना सके। थैंक यू सो मच गाइस।